बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जिसका डर था, मजहबी जमात पर बिल आखिर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। अब ये पाबंदी आयद तो हो गई है, माजी में भी इस तरह की हमें वाक़यात मिलते हैं कि तंजीमों पर पाबंदियाँ लगती हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद फिर वो पाबंदियाँ स्लोली ग्रेजुअली हट जाती हैं। जिस तरह पंजाब के पास फिर वफाक के पास गई और अब फाइनली एक मजहबी जमात पर पाबंदी लग गई है सर। और फिर सनत और ज़राअत में तरक्की के लिए वज़ीर आज़म ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया है। उसके बाद इमरान खान से मिलने न देना ये अदलिया की कमज़ोरी है। CM के PK सुहेल आफरीदी साहब धरना दे के बैठ गए और उनको अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर वो वापस चले गए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में संवरती हुई मईशत या गिरती हुई मईशत। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ तज्ज़िये हमारे सामने आ रहे हैं कि भाई मईशत बन रही है, बिगड़ रही है। कुछ इकनॉमिक एनालिस्ट का कहना है कि जी ये मसनूई है, महंगाई में इजाफा है, परचेज पावर ख़त्म हो गई है, गोल्ड की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ओवरऑल बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं PMC के, मियाँ खुर्रम साहब को खुशामदीद किया। मियाँ साहब खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ मारूफ बिजनेसमैन, आप कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं और बिजनेस कम्युनिटी और स्पेशल जो आपका जो ये जो शोबा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, इसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं और इस वक्त आप बहरिया टाउन के साथ भी मुंसलिक हैं। फरहान फैसल साहब को खुश आमदीद कहेंगे सर, मोस्ट वेलकम। आपने टाइम दिया। सीनियर सहाफ़ी सैयद असलम परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और जी फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे नुमान रिजवी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं सर, खुश आमदीद कहेंगे। नुमान साहब लाइन पर हैं? नुमान साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। पहले ज़रा फरहान फैसल साहब, मईशत अच्छी है, बेहतरी है या ये मसनूई है मामला सारे? मईशत की उम्मीद की जा रही है कि मईशत बेहतर होने जा रही है। बहुत सारी हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ मईशत को बेहतर करने के लिए बड़े इकदाम उठा रही है, लेकिन ओवरऑल जो लोगों तक इसके मईशत के रिजल्ट है ना जी, वो अभी तक नहीं आ रहे। तो उसमें हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि जो रियल एस्टेट की एक मार्केट है उसमें कितना क्लैप्स आ गया है, कितना गैप आ गया है, लोगों का एतमाद उठ गया है इस मार्केट से, कीमतें आधी से भी नीचे चली गई हैं और लोगों की खरीदारी की जो है वो अभी सिकत नहीं रही है। इस तरह जब दुबई में एक 2008-9 में एक इन्फ्लुएंस आया था, मार्केट बिल्कुल ग्राफ गिरी थी, लेकिन उस कंट्री ने अपने आप को उस ग्राफ गिरने में स्टेबल किया। आज उसकी मार्केट पूरी दुनिया को क्लैप्स कर गई, पूरी दुनिया की मैशत पे कंट्रोल कर गई है, पूरी रियल एस्टेट मार्केट। हमें भी चाहिए कि हम ये जो 2-3 साल हमारे गुजरे हैं इसमें अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री मैशत को हम स्टेबल करें और आने वाला जो वक्त है उसमें हम तरक्की इतनी करें कि हम दुनिया में चेंज कर सकें। जिस तरह हमारी फौज ने सिस्टम को चेंज किया है पूरी दुनिया को, हुकूमतें अपनी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त बता रही है, बहुत जबरदस्त। इसी तरह सिस्टम को भी स्टेबिलिटी करना चाहिए, सिस्टम को भी करना चाहिए। और एक फ़ोन कॉल सर शामिल करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार नुमान रिजवी में ज्वाइन। कैसा खुश आमदीद सर नुमान साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। नुमान साहब, पहले ज़रा ये कुछ दिनों से नाखुशगवार वाक़ये रूनुमा हुए, टारगेट किलिंग का भूत फिर से उस बोतल से बाहर आया, लेकिन CTT ने कार्रवाई की और दहशतगर्दों को गिरफ्त में लाए। फिर दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि मजहबी जमात पर बिल आखिर पाबंदी लग गई, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, सारी बात यह है कि मजहबी जमात हम क्या तो भाई आसानी से दे देते हैं, लेकिन मजहबी जमात का जो तकद्दुस है हम उसको नहीं देखते हैं। बात यह है कि कह देना आसान है कि मजहबी जमात है। बेसिकली TLP एक सियासी जमात है जो इलेक्शन में हिस्सा लेती आई है और जिस अंदाज में उसने अपनी सियासी एक्टिविटी रखी है हम सबके सामने। बात ये कि देखें, हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो इसका लिबादा ओढ़ लेते हैं कि जनाब मजहबी जमात है। जनाब देखिए, जो लोग मजहब से मोहब्बत करते हैं उनका रवैया ये हरगिज नहीं होता जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। देखिए, दावत इस्लामी हमारे सामने मौजूद है, उनका रवैया इंतहाई बेहतरीन रवैया। और उसके बाद अगर हम देखें तो तबलीगी जमात जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं हाँ भाई मजहबी जमातें हैं। लेकिन जो सियासी लिबादा ओढ़ के
और जनाब इस्लामी लिबादा और दीन का और इस्लाम का लिबादा ओढ़ के सियासत करते हैं, इनको हमें बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी है, यकीन जानिए कि ये पाबंदी है। आप बात ये है कि इनके पास जमहूरियत है, जमहूरी अमल में एहतजाज रिकॉर्ड कराने के तरीकेकार हैं। नहीं, मैं जो समझ सका हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो मैं समझ रहा हूँ आपके लबो लहजे से, अच्छा हुआ कि पाबंदी लगी, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, ये बात नहीं होती। किसी पे भी पाबंदी लग जाना, कोई ना कोई उसके रीजंस होते हैं ना। बिला वजह तो रियासत किसी को उठा के पाबंद नहीं कर देती। ठीक है। बात यह है कि अगर पाबंदी लगाई गई है तो और फिर अभी मराइल वार है, अभी तो जो है उसका जनाब वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला करेगी। जो सब्सक्राइब टू आइन जो कहता है हमारा जो 70वीं उसका हिस्सा है, उसमें तो अभी सुप्रीम कोर्ट को कहना बाकी है। लेकिन पाबंदियां पहले भी लगी है, TLP में पाबंदी आपकी नहीं थी है। लेकिन बात यह है कि फिर ऐसा ना हो कि इसकी जरूरत पड़ जाए वक्ती तौर पर और दोबारा इसको जो है वो किसी अंदाज में लाया जाए और फिर हम जो है जरूरत बन जाए। ये हमारे यहाँ होता है। हाँ। लेकिन ये हमारे यहाँ मिजाज है ना, आज जो अच्छा है वो कल बुरा है, कल बुरा है जो आज अच्छा है। ये तो कोई नई बात है नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, वैसे ये जो इनके साथ हुआ, जो मुरीद के में हुआ, ये तो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों पे भी तो इस तरह के मामलात हुए हैं माजी में। देखिए, बात यह है कि देखिए, जब आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो आवाम में एक कॉन्सेप्ट सा आ जाता है कि हाँ ठीक है, सियासी पार्टी है। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई इस तरह की पार्टी जो फिर वही वाली बात में कहोगे मजहबी लिबादा ओढ़ के करती है, तो वो इंटरनेशनली और जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मुसलमानों के लिए आपके सामने है कि दुनिया में क्या उसका जो इम्पैक्ट है, मुसलमानों को क्या किया जा रहा है। और मजीद इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो और इसमें जो है वो इजाफा कर देते हैं उलझनों मुसलमानों। ठीक है नुमान साहब, कराची में जो ये टारगेट किलिंग हुई 2 दिन पहले, वो वीडियोस गालबन आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। इदारों ने जल्द अज जल्द फिलफोर लोगों को पकड़ लिया, दहशतगर्दों को। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए इनको। देखिए, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि कच्चे के डाकुओं को जो है वो बेहतरीन किस्म का खाना से नवाजा अमान दी गई है ना सर, उनको कहा आप सरेंडर करें और फिर आप अच्छे शहरी बने, अच्छी जिंदगी गुजारे। क्या हुकूमत इनके आगे बेबस हो गई थी क्या? नहीं, देखिए, आम शहरी के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, उनको आम शहरी माफ करेगा? हुकूमत कौन होती है उसको माफ करने वाली? ये कौन सा कानून है? वो आम शहरियों के, आपको पता है कि कितने इदारों के एहलकार है जिनकी शहादत में वो इन्वॉल्व है। बात ये कि देखिए, इनके अंदर कानून बड़ा सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो बहुत सिंपल सा कानून है। यहाँ कानून बहुत आसान कर दिया सिंध के अंदर। दिल्ली सिंध में वो कानून सिर्फ से बालातर है जो पाकिस्तान पीएस पार्टी से मोहब्बत करता है और उसकी तरफ है। इसी तरह आप शहरी सिंध में आ जाएं, शहरी सिंध में भी फर्क वाज़ेह है कि आपने कुछ भी किया हो, क्रिमिनल हो, आपने चोरी की हो, डकैती की हो, आपके ऊपर 10,000 मुकदमात हो, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका ताल्लुक जो है वो उस असल एमक्यूएम से नहीं है तो आप जो है वो बेहतरीन है, और अगर आपका ताल्लुक उस वाली एमक्यूएम से है जो असल एमक्यूएम है तो आप गुनाहगार हैं। यहाँ तो केक काटने पे गिरफ्तारियां हो जाती हैं, और कच्चे के डाकुओं को जिस तरह आज खाने का इंतजाम करके उनको नवाजा गया है, मैं समझता हूँ ये रियासत को सोचना चाहिए। पाकिस्तान पीएस पार्टी तो अपना मिलिट्री विंग। नुमान साहब, एक आखिर में बहुत खूबसूरत आपने तजिया दिया, एक लास्ट में मुझे ये बताइएगा, एमक्यूएम हकीकी के चेयरमैन आफाक साहब की एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कराची में बड़ी तादाद में सिंध के दीगर शहरों से लोग आके अब इस पर यलगार कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ कहा, गालबन आपने सुनी होगी। देखिए, आफाक अहमद साहब ने बात जो करी है, अगर आप उसको हम उस तनाज़े में देखें तो ये यलगार तो आप उनको दिख रही है, ये यलगार तो शहर में भुट्टो साहब के जमाने से शुरू हो गई, वक्तन फवक्तन। ये यलगार तो उस वक्त शुरू हो गई जब इस शहर के नौजवानों पे रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए और इस शहर के लोगों को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाया गया कोटा सिस्टम के तहत। तो देखे ना, ये यलगार तो वक्तन फवक्तन वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो वो यकीनन तौर पर जो आफाक अहमद साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि वो यलगार पे उतर आएंगे, मतलब अब वो जो है वो खुले आम असला बरादर लोग जो कि मौजूद है कराची में, और वो खुले आम नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद और सिंधु देश के, वो फैक्टर मौजूद है कराची में और वो इंतहाई नुकसानदेह। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जहां हमारी पार्टी है जिसको कराची वालों ने बकौल उनके लिए वोट दिया, वो 2 हिस्सों में तकसीम है, वहां भी मुझे हालात खराब दिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस वक्त कराची जिस हालात पे है वो हालात सही नहीं है। दोनों तरफ तो बात यह है कि देखे ना, जो कराची में वो जो सेव करते थे जो लोग, आज वो भी 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज हाल तो देखें आप कराची का, आज
जिनको हमने समझा अपना मसीहा, वोट भी दिए, चलो जैसे भी दिए, 47 है जैसा भी है, लेकिन आप सिलेक्टेड मेंबर हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप इस मामला पे देखें। आफाक अहमद साहब अगर ये बात कर रहे हैं, हालांकि उनको वोट नहीं मिला और उनको कोई इतनी वजीराई नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स आज भी अपनी बात तो कर रहा है और वक्तन फवक्तन कौम को आगाह कर रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन जिनका काम है आप देखें वो क्या कर रहे हैं, बात तो ये। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नुमान साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। मियाँ साहब, पाबंदी लग गई, वफाक काबीना ने मंजूरी दे दी, सही हुआ या गलत हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में मदऊ किया। देखिए, पाबंदी किसी भी सियासी जमात पे ये किसी भी मसले का हल नहीं है। अच्छा, आर्जी तौर पे इसको एक वर्ड बार बार आपने मेरे इंटरव्यू, मजहबी जमात है मजहब, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा, सिंध में उनकी एक सीट थी। देखिए, अगर मजहबी जमात का उनको ये कहा जाता है तो ऐसे बहुत सारी जमातें, सुन्नी तहरीक है, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम है, इसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान है जो अलायंस में भी है, BPMLN के वफाक में। तो आप किसी मजहबी जमात को सिर्फ इस बुनियाद पे आप कहें कि जनाब वो इंतशार फैला रही है और वो मुल्क में बेअमनी का जो है ना वो शाखसाना है, तो ये मेरा ख्याल है कि कहना बड़ी ज्यादती होगी। अगर उन्होंने एहतजाज का एक फ़लस्तीन के हक में निकाला तो उनको चाहिए था कि वो टेबल टॉक करते, बैठते, बातचीत करते। बातचीत किसी भी मसले का हल होता है। आप किसी को पाबंद सलासल कर दें, उसको बोलने का हक भी ना दें, उसको दबा भी दें, कला कमा भी कर दें और ये कहें कि ये हमारा जो है ना रियासती मसला है, तो रियासती मसला अवाम से होता है। अगर अवाम उनको वोट देती है, अवाम उनको पसंद करती है, तो आप किस हक के तहत उनको जो है ना पाबंद सलासल कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, TLP जो है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए तो उसने वोट सबसे ज्यादा ली है। ठीक है जी। उसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो TLP ने बहुत ज्यादा अक्सरियत से, मेजॉरिटी से इसके बाद जो है वोट लिए हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को कंक्लूड किया जाए तो इस वक्त इसका हल ये नहीं था कि उसको फौरी तौर पर बैन कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने रिक्वेस्ट की वफाक को, वफाक में हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, तो मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए था। मेरा बिल्कुल नहीं होना। मैं एक और तजिया ले लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी PFUG के सीनियर रहनुमा लाला असद पठान साहब ने ज्वाइन किया। सर, खुशामदीद कहेंगे लाला साहब। शुक्रिया साजिद। लाला असद, मुझे पहले ये बताइएगा, देर आए दुरुस्त आए, सरेंडर किया है जिन लोगों ने, दो तरह के तज्जिए मैं कल से सुन रहा था कि हुकूमत बेबस थी, हुकूमत कुछ न कर सकी, तो हुकूमत ने कहा आ जाए जी, हम आपको अच्छा शहरी बनाते हैं, आपको अमान देते हैं, आपको नौकरी देते हैं, उनको झांसा दे के नेगोशिएट करके लाया गया। दूसरा परसेप्शन ये है कि क्योंकि पंजाब में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, शायद अब इन डाकुओं को लगा कि अब जी या तो ऊपर जाना है तो इससे अच्छा चले जी हथियार डाल ही देते हैं। ओवरऑल आप क्या कहेंगे, आपका तजिया क्या कहता है? लेकिन साजिद साहब, मसला ये है कि ये जो दो परसेप्शंस हैं, हमारे कराची में बैठे हुए जो एंकर पर्सन है जो ठंडे ठंडे कमरों में बैठ के तजिए करते हैं, हाँ। और हकीकी तौर पे वो अमली मैदान में तो है नहीं, उनको ग्राउंड रियलिटीज का तो पता नहीं है कि ये डाकुओं की क्या फिनोमेना है, यहाँ पर वो किस तरह पनपते हैं और किस तरह ऑपरेट करते हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने अब जो क्या इनिशिएट किया, और ये जो कल जो शिकारपुर में इतनी बड़ी तकरीब हुई उसका क्या फायदा हुआ, तो ये चीजें इनको समझ में नहीं आती। तो इसलिए दो परसेप्शन, मैं सुन रहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग एक तरफ की बात कर रहे थे, कुछ लोग दूसरी तरफ की बात कर रहे थे। नंबर वन के ड्रोन वहां पर नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल सिंध में हो रहा है, और इसी ड्रोन की वजह से ही एक प्रेशर इन पर बिल्ट हुआ, जिसकी वजह से अब तक जो है वो तकरीबन 1-1.5 कबीले के जो डाकुओं ने सरेंडर किया है, गवर्नमेंट के सामने हथियार डाले हैं, उनमें बड़े नोटिस डाकू हैं और जिन पे 60 लाख से लेकर 3 लाख तक के इनामात हैं, और उसके अलावा जो है 80-80, 90-90 केसेस दहशतगर्दी के मुकदमात, पुलिस मुकाबलों के और फना टीरा वटीरा, ये बहुत बड़े लंबी जो है चार्जशीट है। अच्छा, दूसरा परसेप्शन जो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और नेशनल मीडिया पे भी कुछ जगह पे देखा, लोगों की कम इल्मी है, उनको पता नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इन तमाम दोस्तों को ये एजुकेट करना चाहूंगा कि सरकार ने जो उनका जो सरेंडर कबूल किया है, वो इस बात पर कबूल नहीं किया है कि इन डाकुओं को नौकरी मिलेगी या इन डाकुओं को जो है वो कोई रियायत मिलेगी। ये डाकू अपने तमाम केसेस के तहत उन मुताल्लिका अदालतों में पेश होंगे, इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया, अब ये जेल में रहेंगे, ये अपने तमाम केसेस को
एज पर लॉ भुगतेंगे, जिनमें से अगर इनको सजा होगी तो वो सजा काटेंगे, अगर उनको अदालतें बरी करती हैं तो वो अदालतों का काम है, उसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। ठीक है। जो फैसिलिटेशन की बात हुई गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी वो इनके बच्चों के लिए की गई थी, ओके। इनकी खवातीन के लिए की गई थी कि इनकी खवातीन जो पीछे, क्योंकि मर्द सारे जब जेल में चले गए तो उनको सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर जब हम जेल में चले जाते हैं तो पीछे हमारे बच्चों की कफालत कैसे होगी, हमारे जो खवातीन है उनकी हिफाजत कैसे होगी, जो हमारी वहां पर मोरूसी जायदाद है उनकी हिफाजत कैसे होगी। तो उस पर गवर्नमेंट ने इनको इंश्योर किया कि कोई आपकी जायदाद पर कब्जा नहीं करेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है। और सेकंड, आपके इलाकों में स्कूल बनाए जाएंगे, आपके इलाके में बेसिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे ताकि आपके बच्चों को इलाज और तालीम वहां पर मुहैया की जाए, और आपकी जो खवातीन है उनके लिए वहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ किस्म के रोजगार के वसाइल मुहैया किए जाएंगे। ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये इसको मिक्स करके जब बयान किया जाता है, और फिर मैंने एक बड़े मुतरक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ना ग्राउंड रियलिटीज को देखा, ना उन्होंने समझा, न उन्होंने किसी से पूछने की तकलीफ की, और उन्होंने कल एक बहुत बड़ा तजिया किया, मैं सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आई कि जब ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, जिस तरह आप देखें ना, हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं और वो उन लोगों से पूछ रहे हैं या खुद तजिया कर रहे हैं जो कराची के किसी ठंडे का वैसे लाला असद साहब, आप हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं हमारे, वैसे वो बुजुर्ग का नाम ही ले लेते हैं। देखिए, अब हमारी बरादरी के लोग हैं, ना समझे, हम क्या कहें, हम तो हमेशा पीएमजे के हर जो है वो वर्कशॉप में भी। अच्छा असद भाई, एक आखिरी आपसे सवाल, विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, ये दुरुस्त अमल है, अच्छा हुआ या नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, कलेक्टिव विजन नहीं है, मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान में हर उस तंजीम पर पाबंदी होनी चाहिए जो पब्लिक को निकाल कर सड़क पे लाए और सड़क पे लाकर एक हैजान की कैफियत पैदा करे और वहां पर लोगों को मरवाए और सड़कें बंद करे और बेगुनाह लोगों को जो एक शहर से, एक सूबे से दूसरी तरफ जा रहे हो, दूसरे सूबे से दूसरी तरफ जा रहे हो, उनकी नकलो हमल में रुकावट पैदा करे। इन तमाम, वो चाहे उसका नाम कोई भी हो, और जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हों, जो लोग नॉन स्टेक हैंडलिंग करे जो है वो स्टेट के साथ, उन पे किसी भी किस्म की उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर से TLP की क़यादत को ये समझना चाहिए कि अगर इस मुल्क में उन्होंने सियासत करनी है तो इस मुल्क के लोगों के लिए करनी है ना। जब इस मुल्क के लोगों के लिए आप रास्ते बंद करेंगे, इस मुल्क के लोग अगर सड़कों से गुजरे उनकी सड़कें बंद करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे। देखें, अगर कोई भी मामला है तो वो इजराइल और फलस्तीन का था। अब इजराइल और फलस्तीन और हमास उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में अगर हम सारा मुल्क भी यहाँ पर बंद कर दें, क्या उसका फर्क इजराइल पे पड़ता है? दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं पड़ेगा। आप पूरा मुल्क पाकिस्तान बंद कर दें, पाकिस्तान में जितना चाहे नुकसान कर दें, इसका नुकसान का जो भी खुमियाजा है आपकी कौम ने भुगतना है, आपकी रियासत ने भुगतना है और आपने भुगतना है। बहुत खूबसूरत कोई भी नुकसान किसी भी सूरत में इजराइल पे या किसी और उनका जो है वो सपोर्टर पे नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों को समझना चाहिए कि समझ के आपने सियासत लोगों के लिए करनी है या आपने सियासत बराए इंतशार करनी है। तो फिर रियासत जो है उसके पास हर ऑप्शन मौजूद होता है, रियासत अपना कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करती है। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत तजिया दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका लाला असद पठान साहब ने अपना तजिया दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और असलम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर साफ़ी। असलम साहब, बिजली सस्ती, वज़ीर आज़म कह रहे हैं एक पैकेज हमने दिया है, अब बिजली सस्ती मिलेगी आपको। एक सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये कि ये जो मजहबी जमात पर पाबंदी आयद हुई है, ये सही अमल है वफाकी हुकूमत का? बिस्मिल्लाह, देखिए अपना सर भाई, पहले मैं जो तंजीम थे, जमात थे, इस्लामी जमात, ये सियासी जमात में क्या कहूँ, कहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ मैं इस बात पे। इस पे जो पाबंदी लगी है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर आवाम को अपने अंदरूनी मामलात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अपनी तशफ़ी के लिए या अपनी पार्टी का नाम बनाने के लिए, या उसको रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाने का
अज़म लेके चले कि तो और आवाम को इस्तेमाल करे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए ऐसी। अच्छा, कि अपने रातों रात बुलंदियों की तरफ जाने का सोच के जो पार्टी, और मेरे ख्याल है कि इस तंजीम ने, मेरे ख्याल है अब तक जो मैं देखता चला रहा हूँ, सियासत में भी हिस्सा लिया करते रहे, लेकिन मैंने हर दफ़ा उनकी, जब भी उन्होंने ऐसे कोई जलसा जुलूस या कुछ करने की कोशिश की, तो मैंने यही फील किया कि अपने आप को इस तरह से ही आवाम के सामने बीच में लेके आते हैं कि तस्वर तो ये होता है कि हम आवाम के लिए कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इनके अपने कुछ जहन में ऐसा कुछ है कि हम अपना नाम बनाएं, अपनी पार्टी का नाम बनाएं, अपने ग्रुप का नाम बनाएं, उसको इस वजह से। तो बहरहाल मेरी बिजली सस्ती मिलेगी, इससे आप मुतमईन हैं? बिजली सस्ती तो सर जब से ये हुकूमत ये बनी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत और अपने शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उस वक्त भी कहा गया था कि बिजली सस्ती दी जाएगी। मैं खाली कौन कौन से वादे किए गए थे कि किस तरह से और कितना, तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा होता, इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है आपको? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं। अच्छा, मतलब ये कि वो बिजली समार के आवाम बाद। तक नहीं आया। बिजली चले, के मैं आता हूँ फरहान फैसल साहब, बहरिया के कैसे हालात हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से जितने भी देखने वाले या स्टेक होल्डर हैं, हाँ, और जो भी इनके मसाइल हैं, अल्लाह करे इनके मसाइल जल्द हल हो। बड़ी दुआएं की जा रही हैं, बड़ी अपीलें की जा रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, हाफिज़ साहब को हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जी, शायद आप लोगों ने कोई ऐसा गुनाह किया है? हम खुद हाथ पांव जोड़ना चाह रहे हैं जी, अच्छा। अपने वजीर आजम साहब के पास, आर्मी चीफ के पास। इसमें जोड़ने की वजह खास ये है कि लोगों का यहाँ पे रोजगार है। ठीक है, 70 के करीब इंडस्ट्रीज चलती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती हैं, और ओवरसीज का इतना पैसा वहाँ पे लगा हुआ है। एक अवामी फलाह के लिए ये काम किया गया है, जो कि हमारे तो वो बड़े मलिक साहब को ले आए ना। मलिक साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मामला तफाहम तहमीम से सेट हो। नहीं, एक आवाज़ आ रही थी ऐसे कानों में ना, एक आवाज़ आ रही थी कि नवंबर में सब आवाज सेट तो हो जाएगा। हम भी सुन रहे है ना? हैं कि शायद नवंबर में- अगले हफ्ते कुछ अच्छा। हो जाए, लेकिन ये हमने हफ्ते हफ्ते सुन के को 2 साल का अरसा तो गुजार दिया है। अच्छा, तो उम्मीद की जा सकती है। थक गए? बिल्कुल थके हुए हैं जी। बिल्कुल वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि बिजनेस किया जा सके, प्लान किया जा सके। लोग डरे हुए हैं कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा डूब जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान लेकिन में एक तज्जिया ये भी आ रहा है कि वो जी मलिक साहब हैं, बड़े मलिक हैं, तो छोटे मलिक ये कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। बिल्कुल बेहतर करेंगे। देखिए इतना बड़ा टाउन, इतनी बताएं। बड़ी सोसाइटी, लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली उनको भी नींद नहीं आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे सुकून में बैठे होंगे। तो उनकी चीजें बैक आप डोर भी पे चल अताब रही में हैं। आए, बिल्कुल गुज़िश्ता अताब दिनों में में। है, बिल्कुल अताब में है, और हम उन चीजों को कुछ फेस निकले, कर रहे हैं, उन चीजों को फेस किया, फेस कर रहे हैं, और माशाल्लाह मामला डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। हाँ। ताकि आने वाले फ्यूचर में हम इंशाल्लाह जो कमिटमेंट हमारी हैं उनको हम डिलीवर कर सकें, लोगों का एतमाद बहाल कर सकें, क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशन कर सकें, ताकि इस इंडस्ट्री को हम चलने का मौका दें। ये सर, ये थे कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट। और मियां साहब आते हैं फिर फरहान भाई के पास। मुझे ये बताएं कि आपने एक तज्जिया सुना, जी जी, क्या वाकई वो जत्थे जो लोगों को उकसा के आते हैं, फिर लेकिन एक मैं वो सुन रहा था कि वो मना कर रहे थे कि आप हम पे गोलियां ना चलाएं, लेकिन शायद रियासत ने जबर किया। देखिए जी, मैं तजिया सुन रहा था, और ठीक है, उनकी एक अपनी राय है, एहतराम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि ला इल्मी, उनकी इल्म है तभी वो तजिया कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, उन्होंने कहा कि ये इसराइल और फलस्तीन की जंग थी, तो बड़ी माजरत के साथ जो है ना, इसराइल का वजूद भी नहीं था और फलस्तीन तब भी था, और मुसलमानों की ही ये जो है ना मलकियत थी, उस पर काबज हुए ये सहूनी ताकतें जो हैं, और ये मुसलमानों की और जो ताकतवर वहां पे आके काबजीन हुए, ये उनकी जंग थी। और बात अगर टीएलपी की जाए, टीएलपी ने आके कोई अल्लाह ना करे रियासत के खिलाफ कोई ऐसा अमल नहीं किया, लेकिन अगर कोई ऐसा अमल हुआ था उसकी शफाफ इंक्वायरी होती। लेकिन किसी को पाबंद कर देना, उसको बैन कर देना कि आप पॉलिटिकली नहीं कर सकते, तो आप इसका मतलब है कौमी धारे से आप उनको खुद माइनस कर रहे हैं, आप आवाम में वो खुद पैदा कर रहे हैं कि वो स्पेस आए और वो स्पेस बढ़ता हुआ जाए। पाकिस्तान
जब से बना है तब से लेके अब तक हमारे जितने मसाइल हैं हम पसंद ना पसंद पे चलते हैं। आपका चेहरा पसंद है, आप ऑन एयर हैं, आपका चेहरा पसंद नहीं है, आप ऑफ एयर हैं। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी जितनी भी है, आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वफाक में खामोशी से बैठी हुई है कि हम जनाब वो जो है ना जमहूरियत के दाई हैं और जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। 70 रुपए चीनी थी, ये सड़कों पे थे, आज 200 रुपए चीनी है। ये सड़कों की बजाय ऐवानों में बैठे हुए हैं कि आज इनको आवाम का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात उन्होंने की कि जनाब इतनी बड़ी तकरीब हुई, वहां पे एसी में बैठे हुए तजिया करना आसान है, लोगों को पता नहीं चलता। तो बात यह है कि हमें कैसे पता चले। यहाँ पे हम देखते हैं कराची के अंदर हम जब जाते हैं मुख्तलिफ रूरल एरियाज में, हमें तो वो लोग बदहाली नजर आती है। वो लोग कहते हैं जनाब मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं सक्खर से आया हूँ, मैं लाड़काना से आया हूँ, हमारे पास रोजगार नहीं है, वसाइल नहीं है, कानून नहीं, ये की जो रिट डाकुओं नहीं ने है। सरेंडर किया अच्छा नहीं किया। देखिए ये बहुत अच्छा अमल है, मैं इसकी ठीक है, तारीफ करता चलें, हाँ। हूँ डाकुओं ने। लेकिन बात यह है कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन जो अवाम बाहर मौजूद है आप उनको जेलों में डाल रहे हैं, आप उनको भूख नंग अफलास से मार रहे हैं। 70 रुपए की चीनी 200 रुपए पे चलेगी, आज कोई बात करने वाला नहीं है। टीएलपी अगर बात फलस्तीन की करती है, फलस्तीन काज पे बात करती है, तो उसको बैन कर दिया जाता है। ये गलत है। आप उनको बैठाएं, कौमी धारे में शामिल रखें। अगर उनमें कुछ ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो शरअंगेज हैं, जो रियासत के मुखालिफ हैं, आप उनको तरीकेकार से इंडोर बहुत सारे इजलास होते हैं जो आपकी मेरी नजर से 2, 4 साल 5 साल बाद पता चलता है कि ये मीटिंग हुई और मीटिंग एजेंडा ये था और ये मामला खुशुसलूबी से तय हो गए। जब बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरीके के नहीं, मामला हुकूमत तय कह हो रही है, सकते मियां हैं। साहब हुकूमत ने कहा हमने बहुत एंगेज किया। देखें अगर हुकूमत ने कहा तो आप मुझे बताएं कि क्या एक राज्य जो मेरे साथी जो है ना असलम परवेज साहब भी कह रहे थे रातों रात ऊपर जाना चाह रहे थे, तो भाई उनके पास तो कोई असेंबली की पावर नहीं थी, कहां ऊपर जाना चाह रहे थे? उनका तो पुरअमन एहतजाज था। वो तो रोड पे निकले, अवाम को लेके निकले, अवाम ने उनके बयानिए की तायद की। नहीं ना, पुलिस वालों को अवाम ने जब बयानिए की तायद की, पुलिस वालों को तो छितर पड़े। सर देखिए बात यह है कि आप और मैं मौजूद नहीं है वहां पे। जो वहां पे लोकली मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दोनों तरफा अगर आप देखें तो अवाम और पुलिस कभी मद्दे मुकाबल नहीं थे। रात के अंधेरे में जो ऑपरेशन हुआ ना मुझे नजर आया ना आपको नजर आया, लेकिन वहां के जो लोग मुकामी हैं वो कहते हैं कि यार जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग अगर ये कह रहे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको ठप्पा लगा दे कि मजहबी जमात, तो मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी है और बाकी भी बहुत सारी जो है जमातें हैं। क्या यहाँ पे वो जो है सिंधु देश का नारा नहीं लगता? क्या उन पार्टीज को बैन किया गया? क्या उनके लीडरान को जो है ना कैदे सलासल पाबंद किया गया? अगर कच्चे के डाकुओं के साथ डील हो सकती है, जो कई हनी ट्रैप और पता नहीं किन किन अफराद से भत्ता वसूली करके अपने सरदारों को पाल रहे हैं, तो क्या टीएलपी के मोअज़्ज़ज़ शरीफान से बातचीत करके क्या मसले का हल नहीं निकाला जा सकता? मसले का हल तो टेबल से निकल सकता था। फरहान साहब, चूंकि आप कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं, हसन बख्शी साहब का मैं तजिया सुन रहा था कि अच्छे मयार की तामीरात करना हमारा फ़र्ज़ है और आबाद के सारे मेंबर हम जो हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं शायद ऐसी कोई नहीं बना रहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनमें हम हर चीज़ दे रहे हैं, इवन आग बुझाने के आला दे रहे हैं, पार्किंग्स दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे रहे हैं। बिल्कुल उनकी बातों तक तो मुझे लगता है ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल आप जब कराची में निकले, नहीं वो कहते हैं वो हम नहीं है, आपको वो कहते हैं वो आबाद के मेंबर नहीं है। अच्छा, जो पोर्शन बनाते हैं, बात ये है कि बिल्कुल आबाद के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन मुझे ओवरऑल ज्यादा बिल्डिंग्स वो लगती हैं कि जो एक एसओपी के तहत बनाई नहीं गई है। एक वहां पे जब हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, वहां पे रहने के लिए कितने लोगों को कितने गैलन पानी चाहिए, उसको भी डिजाइन नहीं किया जा सकता। कैलकुलेशन बिल्कुल। अब देखें कि बाहर जो बिल्डिंग बनती है ना, उसके लिए उसको ओपन स्पेस रखने का भी एक तरीका कार है कि कितनी हम ओपन स्पेस रखें, कितनी हम ग्रीनरी रखें, ताकि उनको जो ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या, पूरी 2000 लोगों के बिल्डिंग में एंटर होने के लिए एक 3 फुट का गेट होता है। तो यहाँ पे चीजों को डिजाइन करने के लिए अभी बड़ी मेहनत की और बड़ी चीजों की जरूरत है, जो कि हमें देखें अब पूरी दुनिया इंटरनेशनल सिस्टम एक सिस्टम में टच हो गया। आपका आईटी आपको हर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब हमको उस दुनिया के साथ अटैच होना पड़ेगा।
आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे नोकिया फोन था, वो सिस्टम के साथ अटैच नहीं हुआ, वो आज वो माजी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा। अगर हम आज के दौर में दुनिया के साथ अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टच करेंगे, आज की टेक्नोलॉजी के साथ, देखें दुबई का रीरा है, दुबई लैंड है, वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि एक भी अगर बुकिंग होती है वो रजिस्टर्ड होती है, उसकी तमाम गवर्नमेंट एक गारंटी देती है, ठीक है, बिल्डर के साथ अटैचमेंट होती है, बिल्डिंग टाइमली बनती है। ठीक है, मैं इसका कलामी के लिए माजरत सैयद इखलाक हाशमी साहब लाइन पे आ गए, PMLN का मौक़िफ़ दे रहे हैं। सर खुश आमदीद के एक शो में। अरे क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? हाशमी साहब बदवाएं दे रहे हैं आपको, तहरीके लब्बैक वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने जबर किया, ज्यादती की, मासूम लोग मारे, फिर तंजीम पर भी पाबंदी लगा दी। नहीं साजिद भाई, ऐसा नहीं है, मैं वहीं पे था पंजाब में। तो बात ये कि जब देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब अमन मुआहिदा तय हो गया, अपने घरों को लोग जा रहे थे खुशो खुरम होकर और खुशियां मना रहे थे, तो ये कोई धरने का जो ना तुक बनता ही नहीं था। ये जो भी धरने का ऐलान किया गया, लोग अभी सानहा मॉडल टाउन का दुख नहीं भूले थे कि आपने एक मुरीद के का सानहा करवा दिया। नहीं, पहले देखें नाम मॉडल टाउन में कोई ऐसा वाकया हुआ था? अगर होता तो उसके वो ताहिरुल कादरी जो है ना कनाडा के जंगलात में जो ना मजे ना कर रहे होते, वो पहले मॉडल टाउन के जो केस देखते हैं। अच्छा। उसके बाद वो भी केस एक था नहीं, उसे बनाया गया केस को ना। हाँ। और पता कितने केस ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, इनके खिलाफ बनते, लोग कहते रहते हैं, लेकिन नून लीग अपना काम कर रही है। मैंने सिर्फ एक बात कही है कि वो धरने का टाइम नहीं था। एक मुल्क जो है ना, तो आप निगोशिएट कर सकते थे, बात कर सकते थे। तहरीके पाकिस्तान ने 90 दिन पता नहीं कितने दिन धरना दिया और आपने गोलियां चला दी। साजिद भाई देखें कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क को। एक सिर्फ धरने के ऐलान करने से कितने पुलिस वाले वहाँ, एक SHO शहीद हो गया, कितने इंस्पेक्टर, कितने 100 के हिसाब से पुलिस वाले जख्मी हुए, गाड़ियां चली। इन्होंने जब साफ सुथरे पंजाब की गाड़ियों को जलाया, तो यार कोई रियासत जो है इस तरह से किसी को इजाजत नहीं देती। और कोई धरने का टाइम भी नहीं था, ना धरने का वक्त था। वो अब इन्हें पढ़ के थे मजे के, जब मर्जी आप धरने का ऐलान कर दें, धरने का मुझे चले एक और मेरा सवाल ले लें। वो CM KP के सोहेल आफरी साहब कह रही है अदालतों की कमजोरी है, मुझे मेरे बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? वो देखिए, अदालतें जाने वो जाने, हम तो अदालतों में दखलंदाजी नहीं कर सकते ना, तो उनका मसला अदालत में जाए। हाँ। अदालतों में जा रहे हैं वो उनका मसला है ना, हम तो अदालतों के बारे में बात नहीं कर सकते ना। तो आप हुकूमत है, आप सहूलतकारी करें, आप अदालतों को रिक्वेस्ट करें, आप उनके लिए देखिए बात ये है कि अदालतों में सबसे ज्यादा इस टाइम PTI के अंदर जो अच्छे वकील है इनके पास हैं। अच्छा। अच्छे जो इनके रास्ते भी हैं, तमाम कुछ है इनके साथ। हाँ। तो वो क्यों नहीं मिलने दिए जा रहे? तो उसका हाँ। तो सवाल का जवाब जो है उन्हीं को पता है, अपना सोहेल आफरीदी को या दूसरे लोगों को जो ना। ये हम तो इसमें कोई बात नहीं कर सकते ना, इसके अंदर कोई नहीं। तो फिर आपको वो याद नहीं है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ से मिलने के लिए इंतजार किया करती थी? कल फिर आप फिर जेलों में होंगे, तो आज आप लोगों का अच्छा करें। नहीं, बात यह है अगर हम गलत काम करेंगे या गलत किस्म के मामला करेंगे तो हमें भी जेलों में जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो गलत काम नहीं करेगा जेल में नहीं जाएगा। तो मैंने आपने मेरे से सवाल किया धरने का, तो मैंने धरने का आपको जवाब दे दिया। अच्छा, मेरा एक आखिरी एक और सवाल ले लें। सिंध में डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं, अच्छा अमल है? नहीं, बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, बल्कि कराची के अंदर भी जो डाकू है वो भी सरेंडर करने ज्यादा बेहतर है। अच्छा। जो करप्शन कर रहे, जो डाकू, जो करप्शन के बादशाह हैं, जो डाकू यहाँ पे, तो नाम लेना उनके, हाशमी साहब नाम नहीं, सारी दुनिया को पता है जो करप्शन के डाकू हैं। अगर वो भी सरेंडर कर दें, बलूचिस्तान में वो डाकू भेजे हुए, तो वहां पे को सरेंडर कर दें तो बहुत अच्छा मुल्क तरक्की करेगा। ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये इनका जो एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए इन सारे डाकुओं का, जो है ना। जितने नून लीग की जब हुकूमत आती है, ये क्रेडिट आपको जाता है, माजी गवाह है कि आप लोग इन अनासर के खिलाफ बड़ा सख्त एहतसाब करते हैं, तो आप करें? नहीं, तो इंशाल्लाह होगा ना। तो 18वीं तरमीम के बाद तो हाथ काट के बैठे हुए हैं सारे। अच्छा। अब ये मुझे लग रहा है कि 18वीं तरमीम जो है ना, ये तमाम सूबों को जो खुद मुख्तियार बना दिया। अभी देख रहे हैं, आपको नहीं पता कराची में जहाँ मैं बैठा हूँ इस टाइम, हाँ। तो जो ना रोड है हमारा रेड जोन का जो रोड है, आसिफ अली जरदारी साहब ने CEC की मीटिंग में सदर मुमलिकत ने कहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दें, मैं नून लीग से बात करूंगा और मामलात हल करवाऊंगा।
जिसकी मुझे यकीन दहानी इसहाक डार ने करवाई है। एक जरदारी सब पर भारी, नो लीक पर भारी। देखिए बात नहीं है, देखें एक अल्लाह ताला के निजाम है और अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कराची के साथ जो इस टाइम ज्यादती हो रही है, सिंध के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसमें कोई भी मुलव्वस है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं कि उसमें अगर हमारे वज़ीर भी मुलव्वस है, अगर वो कोई ऑर्डर नहीं देता, कराची के लिए काम नहीं करता, तो वो भी कसूरवार है। जो भी कराची के लिए काम नहीं करेगा वो कसूरवार है। आज कराची के अवाम जो ना, कराची के अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, उठा रहे नहीं कोई भी नहीं उठा रहा, जो भी नहीं उठा रहा वो मैं कहता हूँ गलत है। उसका वो इंसाफ के अमल से गुजरेगा इंशाल्लाह। अली अकबर गुजर भी आवाज नहीं उठा रहे। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो भी नहीं उठा रहा, मैंने यहाँ तक कह दी कि जो वज़ीर-ए-आज़म नहीं उठा रहा, तो वो भी इंसाफ के अमल से, ये कराची की बददुआओं से, अवाम की बददुआओं से कोई नहीं बच सकता। आज मुझे बताएं, हम जो हमारा जो बुरा हाल है यहाँ पे, जो हमारी सड़कें हैं, हमारी गली हैं, हमारे गटर लाइनें, हमारे यहाँ 3-3 साल से हम जो ना पुकार रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है कोई। चले, तो ये तमाम लोगों को हमारी बददुआएं लगेंगी, अल्लाह ताला ने बददुआएं लगाई। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त से दिखला का मौके दिया। वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद सीनियर साफ़ी सैयद असलम परेश साहब, उनका कहना था साजिद भाई कच्चे के जो डाकू जिन्होंने सरेंडर किया है, मुझसे तो आपने बात ही नहीं की। सर मैं क्यों नहीं करूँगा आपसे बात, क्या बात करना चाह रहे हैं साजिद भाई? बात अच्छा हुआ बुरा हुआ? जब से मैं बता रहा हूँ, हाँ। जब से काम शुरू हुआ तो मैं ये सुन रहा हूँ कि कच्चे के डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तो सर कच्चे के डाकुओं ने सरेंडर नहीं किया। फिर जिनकी पुष्पनाही में वो काम कर रहे थे, उन्होंने जो उनकी पुष्प पे थे, उन्होंने सरेंडर किया। कैसे? उन्होंने कहा कि आ जाओ बस छोड़ दो, बहुत हो गया। बहुत उनके सामने चीजें आ गई ना खुल के, जब आर्मी इन्वॉल्व होने जा रही है पूरे सिस्टम को लेके, कि कुछ भी उनके खिलाफ एक बड़ा अमल होने के लिए तैयारी हो रही थी, उन पर ड्रोन गिरते या कुछ भी XYZ होता, तो उनका अब तो हमारे हाथ पांव ढीले हो गए। जिनके पुष्पराई में वो डाकू चल रहे थे, उन्होंने सरेंडर किया। तो समझ लें, आप कह रहे हैं डाकू ने सरेंडर किया, डाकू ने सरेंडर नहीं किया। जिनके हाथों में वो चल रहे थे ना, उन्होंने असल में सरेंडर किया। मैं तो बहुत बड़े लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि किसी भी हुकूमत में वो इतनी कमजोर क्या हुकूमत हो जाती है। ये जो असला दिया सारा, रॉकेट लॉन्चर थे, बड़ी SMGs गन थी, वो जमा हो गई, ले गई पुलिस अपने साथ। हाँ, सरकारी जी तहवील में चली गई, लेके चले गए। लेकिन मैं ये बताऊं कि इतने अरसे से ये सारा सिलसिला चल रहा था, कोई तो किसी का तो हाथ होगा ना। क्यों नहीं समझ रहा? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, कैसे किसी हुकूमत आपकी रिसर्च क्या है? किसका? मेरी रिसर्च तो ये कोई भी कुछ नाम लेना, किसी के पुष्पनाही पे ये काम हो रहा था। किसकी पुष्पनाही पे हो रहा था? छोड़ दे वहाँ के स्टेक होल्डर्स की, जो भी, तो बहुत सारे पॉलिटिकली बहुत स्टेक होल्डर है। बहुत ज्यादा है। मैं नाम लूँ? बहुत ज्यादा है। कौन से बताएं? बहुत ज्यादा। नाम को छोड़े अभी आप। क्यों आप छोड़े नाम? बेटी पाव वाली बात हो गई है, इसलिए कि जब वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, दैट्स ऑल। सियासी पुष्पनाही, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ तो कुछ पुष्पनाही थी, नहीं तो इतने बड़े लेवल पे इतने डाकू निकल के 100 कितने थे शुमार में, कितने थे सर वो बताएं जरा, करके बताएं कितने थे? 170 थे। तो सर 170 और सिंध की हमारी आबादी कितनी है? वो तो 6 करोड़ है। 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ के ऊपर 100 लोग इतने हावी हो गए कैसे? नहीं, अभी तो एक कबीले ने किया ना, अभी तो और करेंगे ना। करेंगे, वो करेंगे जब करेंगे। लेकिन मेरे जो अपनी जहन जो सोचता है, और जब मैं देखता चला रहा हूँ इतने अरसे से, एक ज़माने से, कि उसके कच्चे के डाकू, तो कोई ना कोई तो उनके पुष्प था ना। चले, कोई ना कोई पुष्प था। मैं जरा फरहान फैसल हमारे साथ मौजूद है। फरहान साहब, अब आप आ गए, उन्होंने और जब आप आते हैं तो छा जाते हैं। अब आप आए हैं छा जाने के लिए या फिर दुबई जाने के लिए? नहीं सर, बात ये है कि देखें, इन हालात में आना, और फिर बिगड़ी हुई चीज़ों को देखना, बनाना, दोबारा कनेक्शंस को जोड़ना, बहुत बड़ा ये सबसे चैलेंज वाली बात है, और इस चैलेंज को हमने कबूल किया है। और इन हालात में भी हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी? और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो जैसे आप जैसे दोस्तों की है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है, ताकि हम लोगों तक अपनी एक मैसेज, लोगों तक एक अपनी एतमाद की आवाज़ पहुंचाएं। भाभी ने किया? जी बिल्कुल किया जी, भाभी ने क्यों नहीं किया जी, और मेरे दोस्तों ने बहुत सारा किया है। आपके इस चैनल के हवाले से मैं अपने आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से बहरिया टाउन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा लोगों की जमा पूंजी की कमाई है, हमारी मेहनत है, उसको महफूज किया जाए, लोगों को एक अच्छा रास्ता दिया जाए, ताकि लोगों के लिए हम एक बेहतर फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, ये भी आप एक करते चले ना। मैं चूँकि आवाम का एम्बेसडर हूँ ना, अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसी गंदी मछलियाँ थी
उनका भी तो कला कमा किया। देखिए, इन गंदी मछलियों ने ये जो अभी क्लैप्स की है ना मार्केट, ये खुद ही अपना रास्ता ढूंढ के यहाँ से निकल गई है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट मतलब फिर ये साफ पानी से निकल गए? बिल्कुल 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 निकल गई हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता ही नहीं बचा कोई। अच्छा। क्योंकि जब मार्केट चल रही थी तो ये सिस्टम के साथ चल रहे थे, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो वो मार्केट में भी नहीं है, कल्टी हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम था बैरियर टाउन के साथ खड़े होने का। जब मैं आऊंगा फरहान फैसल मिलेगा। जी बिल्कुल, लोग जब जाएंगे आप मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, काम भी चल रहा है इंशाल्लाह। ये देखिए, इसको चलो पूरी उम्मीद है, थोड़ा सही स्टार्ट लिया है, और जब आप मौजूद होते खुद तो लोगों को एक आपसे उम्मीद होती है कि यार ये साहब आ गए तो शायद अभी हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। मियां खुर्रम साहब, कच्चे के डाकू पे बड़ी बहस हो गई। चलें, वो कहते हैं ना, पकड़ में तो नहीं आ रहे थे ना, मुतादिद बार ऑपरेशंस हुए, माजी में भी हुए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा अमल तो है ना। देखिए, मैं तो इसको सेकंड कर रहा हूँ। आपसे पहले भी जब इस पे बात हुई तो मैंने कहा ये अच्छा अमल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 से 200 रुपए पे चीनी आ जाती, चीनी पे बात क्यों नहीं करते? चीनी हर घर की जरूरत है, डाकू हर घर की जरूरत नहीं है। डाकू 80 आपने फिगर दिया, 180 अगर डाकुओं ने सरेंडर किया है तो यहाँ 6 करोड़ अवाम ने 25 करोड़ अवाम चीनी इस्तेमाल करती है, 200 रुपए पे चली गई। अवाम में ये क्या लेके जाएंगे इलेक्शन, अगले इलेक्शन में क्या लेके जाएंगे? जब 70 रुपए चीनी थी तो उस वक्त ये सड़कों पे थे, ये कह रहे थे कि हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। अगर आप अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं तो अब क्यों खामोश हैं? एक जरदारी सब पे भारी भी, आपने थोड़ी देर पहले जो है ना, मैंने सुना आपने कहा, मुझे अच्छा लगा। देखिए, सियासत जो है वो हरफे आखिर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर 200 रुपए पे चीनी और एक जरदारी सब पे भारी, नहीं तो अभी भी सब पे भारी है ना जरदारी। सदर मुमलिकत भी आसिफ अली जरदारी है, चीनी की बात लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कंधे भी मेरे पर खड़ी है, अगर मैं जरदारी साहब कंधा हटा दूं ये हुकूमत गई। सर, हुकूमत जाए या रहे, आवाम 25 करोड़ को चीनी खानी है। चीनी की कीमत अगर नीचे नहीं आती तो 70 रुपए से 200 रुपए का जो डिफरेंस है ये कौन जवाबदेह होगा? जब 70 रुपए चीनी थी तब वो हुकूमतों को कहते हैं कि जाओ घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। अब जब 200 रुपए चीनी है, आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट भी दिया, 1 महीने का टाइम भी दिया और ये नारा भी लगा दिया एक जरदारी सब पे भारी, तो मैं समझता हूँ वो भारी नहीं है, बल्कि 200 रुपए वाले भारी हैं। वो चीनी माफिया भारी है। वो जो कच्चे के डाकू हैं वो छोटे लोग हैं, वो लोगों का कम नुकसान करते हैं। ये तो अरबों खरबों डॉलर का जो माफिया है, जो व्हाइट कॉलर माफिया है, इसके खिलाफ हम बात ही नहीं करते। आपको याद होगा पार्लियामेंट में कहते हैं ना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है, इमरान खान साहब परेशान थे तो कादिर पटेल ने कहा था परेशान क्यों है, एक तरफ आटा चोर बैठा है, एक तरफ चीनी चोर बैठा है। हाँ, ये देखिए बात फिर आपने देखिए, मैं आपको वहीं ले गया ना, नहीं मैं वहीं ले गया कि जब उस टाइम पे भी चीनी का मसला था तो चीनी चोर तो हुकूमतों में थे ना। अब की हुकूमतों में कौन है, नाम लें। तरीन साहब कहाँ पे है इस वक्त? जहांगीर तरीन साहब कहाँ पे है? मियां साहब की अपनी कितनी है? आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी कितनी है? क्या शुगर मिल्स का कभी इन्होंने किया? आज की इलेक्ट्रिक को हम रोते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है की इलेक्ट्रिक का जो हम भुगत रहे हैं, उस पर बोलने तो पाबंदी सलासल कर देते हैं। 70 से 200 का जो डिफरेंस है, 25 करोड़ आवाम का मसला है। आप चीनी खाते हैं, मैं चीनी खाता हूँ, इवन के बच्चा बूढ़ा जवान। आप निशानदेही करें कि इस चीनी चोरी में कौन कौन मुलविस है। देखिए, चीनी चोरी ये तो खुली बात है ना। देखिए, इजाजत तो रेगुलेट तो हुकूमत ही करती है, ठीक है, आप और मैं तो नहीं कर सकते। आप और हम तो जो इशू रेज कर सकते हैं उस इशू पे हाईलाइट किया हैं, मियां खुर्रम ने किया। जो बरसरे इक्तदार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, MKM हो, या जो भी इसके हक में जिन्होंने वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी वो चोर हैं और चोरों का साथ दे रही हैं। लेकिन ये 25 करोड़ अवाम उनको माफ नहीं करेगी, और ये 25 करोड़ अवाम उनके गले तब आएगी जब आप इस इलेक्शन में अवाम के अंदर चलें जी। और फिर साद रिजवी साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं और खादिम हुसैन साहब के साहबजादे जहाँ पर भी है, शायद उनकी जान महफूज है, उनको हुकूमत वक्त गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। एक ऑडियो सुनाई जा रही थी कि आप मना कर रहे थे उन लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को कि हम पे गोलियां ना चलाएं, लेकिन उन पर गोलियां चलाई गई। हमारे ही लोग हैं, चाहे वो मजहबी जमात के हों, सियासी जमात के हों, जब कोई अवामी रेला जत्था होता है उसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, मौमिर अफराद सब लोग होते हैं। आप सब पर इस तरह अगर ऑपरेशन करेंगे तो मामलात
अच्छी की तरफ नहीं जाएंगे। जब जब हुकूमतें आती हैं तो वो शायद उनमें एक डिक्टेटरशिप वाला रवैया आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, जब हम यही हुकूमतें अपोजिशन में आती हैं तो फिर ये बहुत ही इंसान परस्त, ह्यूमन राइट्स के बड़े एक्टिविस्ट हमें नज़र आते हैं। तो आज आप हुक्मरान हैं सर, कल फिर आप अपोजिशन में हैं, लेकिन इतना जुल्म करें कि फिर जितना जुल्म आप सह सकें। उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।